तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। और हम लोग बात कर रहे हैं जून 2019 का सोशल वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक लगभग लास्ट टाइम में वहाँ पर देख चुके हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, हालांकि है 91। ये शुरुआत हुआ है 51 से सोशल वर्क का। और अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, यानी आज का पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में समाज कार्य में स्नातक पूर्व और पीएचडी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? क्या टीआईएसएस है, या लखनऊ विश्वविद्यालय, या दिल्ली विश्वविद्यालय, या शांति निकेतन? ये लखनऊ में आया था ना। ओके, लखनऊ विश्वविद्यालय यहाँ पे सही जवाब दिया आप लोगों ने। लखनऊ विश्वविद्यालय में ही बेसिकली स्नातक पूर्व और अगर हम बात करें तो पीएचडी जो कार्यक्रम था यह स्टार्ट किया गया था। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय में कला के संबंध में छोटे छोटे विभाग जो है बनाए गए थे, और उसमें एक फेमस प्रोफेसर रहे राधा कमल मुखर्जी, और इसके संस्थापक और निदेशक के रूप में जाने भी गए। लखनऊ का जो समाज विश्वविद्यालय रहा, भारत में समाज कार्य के अग्रणी संस्थानों में से एक संस्था मानी जाती है भारत में। ठीक है, ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय। अब इसमें हालांकि प्रोफेसर मुखर्जी ने सन 1949 में समाज सेवा में डिप्लोमा शुरू किया था। तो डिप्लोमा कब स्टार्ट हुआ था? 1949 में। और 1952 में 2 वर्षीय मास्टर कार्यक्रम चलाए गए थे 1952 में। और 1954 में ये जो है 1954 में मास्टर ऑफ सोशल टेक्निक चलाई गई करके, एमएसटी इसको बोलते थे, पहले एमएसटी बोलते थे। 1954 में क्या नाम रखा गया था, इसको याद रखिएगा, मास्टर ऑफ सोशल टेक्निक की डिग्री प्रदान की गई थी। और फिर 1 साल बाद 1955 में 1955 में जो एमएसटी है उसका नाम बदल कर मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर दिया गया, यानी एमएसडब्ल्यू कर दिया गया। ठीक है, और फिर बाद में जो है इसके समाजशास्त्र अर्थशास्त्र का जो विभाग रहा उसको अलग कर दिया गया, समाज कार्य को अलग विभाग बना दिया गया, है ना। ये सारी चीज़ें फिर देखने को मिली, याद रखिएगा। और सन 1984 में 1984 में याद रखिएगा समाज कार्य में डिग्री, डिप्लोमा और प्रथम पीएचडी और प्रथम डीलिट का उत्पादन करने का गौरव भी इसी लखनऊ विश्वविद्यालय को ही प्राप्त है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको हालांकि मालूम था पहले से भी, है ना। इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपने टीआईएसएस का नाम तो सुना ही है अच्छे से, है ना। टीआईएसएस एक टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था है जिसको आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। और ये टीआईएसएस जो है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा सन 1936 में स्थापित हुआ था, और सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का एक हिस्सा भी बना है। ठीक है, और उस समय शुरुआत में जो निदेशक के रूप में आए थे उनका नाम था डॉक्टर मनसर्ट, याद रखिएगा, डॉक्टर मनसर्ट। ठीक है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न बनकर पूछा भी जा चुका है कई बार, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है समाज कार्य को लेकर यह एक प्रकार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाज कार्य में एक अहम जो भूमिका निभाया तो वो यूजीसी के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका भी थोड़ा सा नाम इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, इसके संबंध में कई ऐसे डिपार्टमेंट है, हिंदी डिपार्टमेंट है और आपका समाजकार डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत। ठीक है ना, याद रखिएगा। छात्रावास भी इसी में है ना।
और उसके बाद आपका आता है एक शांति निकेतन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शांति निकेतन आप लोगों से एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ ले। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, शांति निकेतन एक भारत के पश्चिमी बंगाल प्रदेश के एक बीरभूम जिला है जहाँ पर ये शांति निकेतन स्थापित किया गया है या एक प्रकार से स्थापित है। तो एक नोबल पुरस्कार के विजेता हैं, कवि हैं, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। लगभग अगर हम बात करें तो 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की जगह पर है आई थिंक। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर एक अहम भूमिका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1863 में 7 एकड़ की ज़मीन में यह एक आश्रम के रूप में स्थापित हुआ था। ठीक है, और 1901 में 5 छात्रों को लेकर यह जो है स्कूल खोला गया था, शांति निकेतन। ठीक है, याद रहेगा। बताइए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, बाल दास्ता के विरुद्ध दक्षिण एशियाई सम्मेलन। कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई। हाँ जी, कैलाश सत्यार्थी। ओके। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई। ओके। लेकिन अब बाल दास्ता के विरुद्ध दक्षिण एशियाई सम्मेलन। और इसमें अगर हम इसमें अगर हम लोगों से बात करें तो एक अहम भूमिका होती है कैलाश सत्यार्थी का। कैलाश सत्यार्थी है ना, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कैलाश सत्यार्थी के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो ये एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता है और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर भी थे। ये आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, बचपन बचाओ। बचपन बचाओ हाँ, मध्य प्रदेश आंदोलन सन 1980 के दौरान इन्हीं के द्वारा ये जो है चलाया गया था, एक प्रकार से ये स्थापित किया गया था। हालांकि 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा बाल श्रम की निकृष्टतम श्रेणी में इसको रखा गया था और उन्हीं का एक प्रकार से लक्ष्य बनाकर जो है एक अहम भूमिका निभाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ में, जिसमें बच्चों के लेकर बात किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्हें भी नोबल शांति पुरस्कार मिला है सन 2014 में, है ना। और जो उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित होकर इन्होंने एक विभिन्न प्रकार के लेकर अगर बात करें तो बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने काम किया है। तो भारत के एमपी में आपने अभी भी बताया है, विदिशा में जन्मे जो कैलाश सत्यार्थी थे उन्होंने ही बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में आप सभी लोग। वर्तमान में अक्टूबर 2014 में कैलाश सत्यार्थी नई दिल्ली में रह रहे हैं इस समय। ठीक है, उनके परिवार, उनकी पत्नी, पुत्र, ये सभी लोग जो है दिल्ली में ही हैं। ठीक है, 2014 में नोबल शांति पुरस्कार मिला है, ये बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, है ना। हालांकि भूमिका इनके साथ थी लेकिन ये बचपन बचाओ आंदोलन में थी। ठीक है, यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, याद रखिएगा आप सब लोग। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने होगा किसी देश के क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कौन सा नंबर का आ गया है, 93, यानी 93 का मतलब होता है 43। किसी देश के ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका इतिहास सतही हो, जिनके नाम, भाषा, भूभाग एक से ही हो, जो मजबूत नातेदारी के बंधन से बंधे हो, जिनके अंतर्विवाह होता हो, उनकी विशिष्ट प्रथा और अनुष्ठानिक क्रियाएं और आस्थाएं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे?
ग्रामीण समुदाय, जनजाति या जाति या धार्मिक। जनजातीय समुदाय। बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे हो जाएगा जनजातीय समुदाय। ठीक है, अब जनजातीय समुदाय क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पहले अस्तित्व में था, जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है और भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान भी लागू किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। तो एक जनजाति उन लोगों का समूह है जो एक साझा भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, जो एक जनजाति की एक समान संस्कृति, बोली और धर्म होता है। उनमें एकता का प्रबल भावना भी होता है और जनजाति का जो मुखिया होता है वो आमतौर पर एक ही मुखिया होगा। जनजातीय समुदाय नातेदारी के इर्द गिर्द संगठित जनजातियों का एक समूह माना जाएगा। वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला है, यानी 2 वाला जो ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ओके। आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें सामाजिक स्तरीकरण में, समाज में समान शक्ति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहा जाता है और भिन्न भिन्न वर्गों में शक्ति का विभाजन जिस रूप में होता है उसी के अनुसार समाज में सामाजिक स्तरीकरण या ऊंच नीच उत्पन्न होता है। तो ऐसे में यह सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट बनता है। सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट बनता है। सामाजिक स्तरीकरण के बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें, विचारधाराओं के बारे में बात करें, तो 2 ऐसी विचारधाराएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली विचारधारा अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक स्तरीकरण पर बात करता है। पहली विचारधारा में ऐतिहासिक, बताइए, स्तरीकरण का सिद्धांत पर। और ऐतिहासिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत रहा वो कार्ल मार्क्स का रहा, कार्ल मार्क्स का रहा और मैक्स वेबर का रहा और बर्नर का रहा। दूसरा जो रहा विचारा वो बेसिकली टी पार्सन्स का रहा और किंग्सले डेविस का रहा, जिसका नाम दिया गया प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत। इसमें कितने लोगों का नाम आता है? केवल 2 ही लोगों का नाम आता है। टी पार्सन्स का नाम आता है एक, ठीक है भाई, और दूसरा नाम आता है किंग्सले डेविस। ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा इसमें। तो इन्होंने प्रकारवादी सिद्धांत विकसित किया था और ऊपर जो ऐतिहासिक में थे वो 3 लोगों का नाम आता है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और बर्नर का। ठीक है, बोटोमोर, हर्बर्ट स्पेंसर ये कोई इसके अंतर्गत नहीं आते हैं सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत। स्पष्ट हो रहा है? बताइए। हाँ, स्तरीकरण जो होता है समाज का एक उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया जो है क्रमागत विभाजन माना जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रेमंड मुर्रे के द्वारा ये स्टेटमेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। 45 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो आप ध्यान रखिएगा, दुर्खिम के परिप्रेक्ष्य में है। दुर्खिम के आत्महत्या अध्ययन से हमें क्या समझने में सहायता मिली थी?
व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण होता है। हाँ। बिल्कुल सत्य है ये। समाज पर व्यक्ति का नियंत्रण तो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न समुदायों का आत्महत्या दर देखने को मिलती है। हाँ सर। गलत। समाज की सामाजिक एकता का स्तर देखने को मिलता है, ये हाँ सत्य है। सर, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो विभिन्न समुदाय का आत्महत्या दर थोड़ी ना मिलेगा, ये आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान सर रखिएगा। नहीं सर, वो तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका केवल ए और डी सही रहेगा, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको थर्ड में लिया होगा, तो थर्ड वाला आपका सही होगा, केवल ए और डी आपका करेक्ट है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे तो अब आ गया हमारे सामने 46 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, 46 का चलिए यहाँ पे बताइए। एक तरफ सिद्धांत दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं प्रतिपादक। चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है भाई? टॉइनबी। टॉइनबी। ओके, चक्रीय सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंगलर, टॉइनबी, पैरेटो और सोरोकी। चलो अच्छा उनका हटाओ, आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स श्योर हैं? हाँ ओके, एक मिनट। प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है? किंग्सले डेविस एंड मुर्रे, यानी डी का तीसरा। भाई डेविस का नाम तो ठीक था, ईएल मुर्रे कहाँ दिया है प्रकारात्मक सिद्धांत? है ना सर, है ना सर, मुर्रे का भी है। स्तरीकरण में है, स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत दोनों का नाम आता है। सम सैंपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है ना, वो दोनों का फिक्स है। जरा मुझे इसका कंटेंट प्रोवाइड कराओ। अभी अभी मैंने पढ़ाया है कि किंग्सले डेविस ने प्रकारात्मक का सिद्धांत दिया स्तरीकरण में, टी पार्सन्स ने दिया, तो मैंने कहा डब्ल्यू मुर्रे का नाम लिया है। सर आपने जो बताया ना सर, स्ट्रैटिफिकेशन का आपने मुर्रे और स्तरीकरण में मुर्रे और डेविस दोनों ने मिलके ये रिसर्च किया था, उनके दोनों की बुक है। हाँ। कौन सी बुक है? सम सैंपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सम सैंपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। और इसके यहाँ पर प्रकारात्मक सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत ही तो था वो। इसी में दिया है सर, दोनों ने भी है। एक मिनट, प्रकारात्मक सिद्धांत आपका टॉइनबी, ए टॉइनबी। चक्रीय सिद्धांत में आएगा ना, टॉइनबी तो चक्रीय में आएगा ना। चक्रीय सिद्धांत में डेविस एंड मुर्रे। द्वंद्वात्मक आपका रेखीय विकासात्मक सिद्धांत अगस्त काम्टे। ठीक है, ये आपका सही है। और ये आप लोग ना अपने मन से खिचड़ी मत पकाया करो कहीं पर। मैंने कहा है वो अलग स्टेटमेंट है, केवल यहाँ पर अगर आप इंग्लिश देखें केवल फंक्शन की बात कर रहा होगा और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फंक्शनल सिद्धांत है यहाँ पे, ये थ्योरीज़ है उसकी, ये थ्योरीज़ है। ठीक है, तो ये फंक्शनल जो थ्योरीज़ हैं इसमें डेविस का नाम है, ये 110% सत्य है, परंतु इनके साथ डब्ल्यू मुर्रे का नाम नहीं है। ठीक है, ये फंक्शनल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, एफटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये आपका नहीं होगा, ये आपका अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ए टॉइनबी का नाम आएगा। ठीक है, और द्वंद्वात्मक में कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। ठीक है, मैंने फोटो भेजी, लीनियर का मुर्रे लिखा है ना, हम लोग तो रेमंड मुर्रे की बात करें, नहीं आएगा, नहीं है, डायरेक्टली आएगा। प्रकारवादी सिद्धांत रेमंड मुर्रे डेविस ने अपने लेख में यहाँ पे प्रकारवादी सिद्धांत में इन्होंने प्रतिपादन किया है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मुर्रे ने एक लेख सम प्रिंसिपल ऑफ जो है स्ट्रेटिफिकेशन,
तो ये तो किताब की बात कर रहा है उसमें, इसमें किताब की बात कर रहा है, तो किताब का नाम थोड़ी ना यहाँ पे है। सम प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांत स्टैटिफिकेशन। का प्रतिपादन लिखा है ना उसमें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस और रेमंड मुर्रे ने अपनी लेख में लिखा था, अपनी किताबों में इन्होंने लिखा था, उस किताब का नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि ये थ्योरी इनको ज़रा दी गई है, ठीक है, प्रकार्यवादी सिद्धांत का। ये थ्योरी आपकी यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें गलत है। अगर आप थ्योरी में ये किताब का नाम अगर आ रहा है तो ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किंग्सले डेविस और रेमंड मुर्रे ने अपने लेख में लिखा है, ठीक है, और उस किताब का नाम ये है, ठीक है, कि उन्होंने कहा इस लेख में माना कि इस समाज वर्ग विहीन नहीं होता है, सभी समाजों का स्तरीकरण पाया जाता है, ठीक है। ये प्रकार्यवादी सिद्धांत नहीं नहीं, ये आपका सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। आंसर देख लीजिए एक बार, आंसर कौन सा सही आ रहा है। आंसर ओके, बी का चौथा देखिए सर। एक मिनट, इसी की तरह है, हमने इसी को पहले का मैच करो, पहले का 2 नहीं, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथा का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 2 3 4 1 2, ठीक तो है पहला वाला, ठीक है, आंसर क्या दिया है सर इसको? यही है आंसर। पहला वाला दिया है आंसर। पहला आंसर सही है इसका, ठीक है, पहला आंसर सही है। परिवीक्षा और पैरोल किसके रूप में है? बताओ। पुनर्वास। परिवीक्षा और पैरोल किसके रूप में है? पुनर्वास। ओके, निवारक दंड आएगा। निवारक दंड होगा। देखो, परिवीक्षा और पैरोल जो होता है कई समान पहलुओं को साझा करता है ना। प्रोफेशनल और पैरोल होता है वो भी कई समान के पहलुओं का साझा करता है, लेकिन एक नहीं है। परिवीक्षा के रूप में एक ही चीज़ उन अपराधियों के लिए है जिनके पास कोई पिछला अपराधी रिकॉर्ड नहीं, जबकि पैरोल में उन दोषियों के लिए है जो एक गंभीर अपराध के कारण हिरासत में सजा काट रहा है ना। तो प्रश्न हमारे सामने ये है कि पूछा आपसे ये जा रहा है कि किसके रूप में हो सकता है का प्रतिकारात्मक दंड, निवारक दंड, ठीक है, और उसके बाद है आपका एक कौन सा वाह का कारावाह है दंड, और एक पुनर्वास। क्या सही है आपका यहाँ पे? सर ये परिवीक्षा और पैरोल दोनों लागू होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में जाता है, समुदाय में जीवन निर्वाह करता है, तो ये पुनर्वास का ही दर्जा है। पुनर्वास, अरे निवारक है वो। पुनर्वास में अपन किसी को चलो। प्रशिक्षण देंगे या कुछ ऐसा देंगे। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो है निवारक दंड, निवारक दंड क्या होता है बताओ जरा। निवारक दंड क्या होता है? निवारक दंड सर वो होगा जिसमें मतलब उसके आगे कोई और प्रोसेस होने की संभावना नहीं होती, वो लास्ट स्टेज होती है निवारक दंड। और यहाँ क्या है कि यदि उसने कोई भी मिस्टेक करी तो दोबारा उसके पास ऑप्शन होता है जेल जाने का। देखिए यहाँ कहने का मतलब ये जो निवारक दंड है ये आपसे ये बताने की कोशिश किया जाता है कि एक प्रकार से निवारक का अर्थ होता है मना करने से, ठीक है। अगर हम बात करें आप लोगों से यहाँ पे, तो एक प्रकार से इसका जो अर्थ होता है मना करने से, यानी एक दुष्ट दिमाग को गलत और अवैध मार्ग लेने से रोकने का प्रयास करता है। तो आपराधिक न्याय सत्र में दंड के जो 5 सिद्धांत हैं, जिसे एक अगर हम बात करें निवारक है,
प्रतिशोधी है और सुधारात्मक है, और एक आपका जो है इसी तरीके से 5 दंड उसमें बताए गए हैं, 5 सिद्धांतों में से, ठीक है, न्याय शास्त्र के लेकर। तो उसमें बताया गया है कि गलत काम करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही, ताकि दुष्टों और निरोध करने वाले खतरों को रोका जा सके। तो अपराधी फिर से अपराध करने से बचता है ऐसे में, है ना। तो यहाँ पे मनोविज्ञान के अगर आधार पे अगर हम बात करते हैं तो निवारक दंड एक प्रकार से व्यक्ति अपराध नहीं करते क्योंकि वे पकड़े जाने से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे किसी गहन नैतिक भावना से प्रेरित होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली प्रतिरोध सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलता है, जहाँ पे यदि दंड तेज है, निश्चित है, कठोर है, मतलब एक प्रकार से निश्चित कर दिया गया है ना, तो लोगों को अपराध करने से रोकने की एक सबसे अधिक संभावनाएं होती, तो वो एक प्रकार का निवारक दंड होता है। और यहाँ पैरोल और परिवीक्षा के संबंध में किसके रूप में है, तो इस तरीके की नहीं, मैं अगर बात करूँ आप लोगों से, ऐसी प्रक्रिया में नहीं आता है आपका निवारक दंड में, कि आप सोच रहे हैं कि समस्याएं कम होने के लिए, ताकि वो निवारण हो सके अपराध। हाँ, ये बात सही कि अपराध की परिप्रेक्ष्य में है ना, अपराध के परिप्रेक्ष्य में है, तो गलत काम करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, ताकि दुष्टों और निरोध करने वालों के खतरों को रोका जा सके। तो अपराधी फिर से अपराध करने से बच जाता है ऐसी कंडीशन में, तो वो निवारक दंड होता है। परंतु यहाँ पे भी सुटेबल ये आंसर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रतिकारात्मक दंड, जानते हो इसके बारे में? सर, मोरल डाउन करने के लिए जो दंड दिया जाता है ताकि ये घटना दोबारा ना हो, अपराध दोबारा ना हो, तो प्रतिकारात्मक दंड। तो जैसा अपराध किया है वैसा कि वैसा उसको उस अपराधी को दंड दिया जाए, प्रतिकार। ओके, और इसमें दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसमें परीक्षा नहीं होती है सर। निवारक दंड में किसी समस्या का समाधान किया जाता है, पोरल जब दी जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है किसी परिवार में, किसी के यहाँ पे, तब भी उसको परीक्षा परवल पर छोड़ा जाता है, तो निवारक दंड ही आएगा सर इसका, रूप वही है सर इसका। अच्छा, प्रतिकात्मक दंड हो नहीं सकता, कार्रवाई दंड हो नहीं सकता, निवारक पुनर्वास में लड़ाई है, निवारक दंड ही आएगा सर इसका। पुनर्वास तो सर हम किसी कैदी को कहीं किसी काम धंधे में लगाएंगे या उसको डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तब आएगा पुनर्वास शब्द। नहीं, रेनफोर्समेंट नहीं है, रेनफोर्समेंट नहीं है, ये तो गलत है, डी गलत है, ये तो गलत है। रिहेबिलिटेशन गलत है, रिहेबिलिटेशन गलत है। सर आंसर के में थर्ड वाला ऑप्शन दिया है करेक्ट, कारण नहीं सर, वो दिया है फर्स्ट, किसी में निवारक दंड नहीं दिया है। देखो नहीं सर, हमारे पास जो किताब है उसमें सी ऑप्शन दिया है आंसर की में। सर, दोनों का तो कॉमन यही आएगा, कारावाह दंड, क्योंकि दोनों में यही चीज होती है। ओके, देखिए ये अभी आप सुनिए पहले एक बार सभी लोग, है ना, ये सही कह रही हैं, ऑप्शन थर्ड ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ये कारावाह लिखा है। हाँ, तो ये कारावाह है, मतलब एक प्रकार से बाह्य उपचार की बात करना, है ना, मतलब एक प्रकार से बाह्य उपचार की बात करना। सर, बाह्य, मैचिंग आई थी, उसमें पैरोल के बारे में पुनर्वास लिखा था, इसलिए मुझे पुनर्वास। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे, ये जो आपसे बताने की कोशिश की जा रही ना, ऑप्शन ये आपका करेक्ट माना जाएगा, सही बात बता रहे हैं। ये क्या होता है जानते हो? वाह है उपचार या ट्रीटमेंट की बात अगर हम करें, क्या होता है ये? मतलब कारावास के बाहर की जो प्रक्रिया है, अंदर की जेल में नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि यह एक प्रकार की एक ऐसी ये प्रक्रिया है ट्रीटमेंट की या उपचार की, वाह उपचार की एक ऐसी प्रक्रिया है कारावाह दंड, जहाँ कमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संगठित इकाई को चिकित्सा के माध्यम से या पुनर्वास के माध्यम से या परिसर के माध्यम से, मतलब मैं आपसे बता दूं, ये तीनों जो ऑप्शन है ये इनमें शामिल है। ये वाह है, ठीक है, वाह है उपचार में, या अगर हम कहें वाह है ट्रीटमेंट के अंतर्गत, या वाह है कारा, या वाह है ब्राह, जो कारावाह है
दंड के अंतर्गत ये सारा जो है शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो यह रोगी के विभाग के अकॉर्डिंग बात करें या पैरोल या परिवीक्षा के अंतर्गत भी बात करें, उसमें भी ये शामिल किया गया है ना। रोगी के बारे में भी यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो परिवीक्षा और पैरोल है, आपका सही जवाब जो होगा किसके रूप में है, तो वो कारावाह के रूप में है। कारावाह क्या होता है? कारावाह एक प्रकार का जो, जैसे अभी आपने बताया, दंड निवारक के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है जो है प्रतिकारात्मक। प्रतिकारात्मक का मतलब होता है एक संकेत के रूप में दंड देना, है ना। तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष होता है संकेत के रूप में। ठीक है। और पुनर्वास जो होता है वो आप तो जानते हो, रिहेबिलिटेशन होता है, पुनः उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात। लेकिन परिवीक्षा पैरोल पुनः मुख्य धारा में जोड़ना या संकेत के रूप में दंड देना या निवारक के रूप में ना कह के आप बाह्य उपचार की बात कर रहे हैं। जो बाह्य मतलब होता है बाहरी वातावरण में जो समस्याएं हैं उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। यहाँ पे दंड के बजाय, पनिशमेंट के बजाय अलग अलग शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग किया गया है। ट्रीटमेंट एक शब्द है, उसका यूज किया गया है। तो इसलिए जो होता है ये एक प्रकार का आपका जो है कारावाह है, दंड के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अदालत की सज़ा जो होती है प्रक्रिया के हिस्से के रूप में परिवीक्षा दी जाती है। और यहाँ जो होता है ना, अपराधियों को जेल में अपनी पूरी या आंशिक सज़ा काटने से बचने का जो है अवसर देता है ये दोनों। तो परिवीक्षा और पैरोल लक्ष्य अपराधियों को पुनर्वास इस प्रकार से करना है जिससे कि संभावनाओं को कम किया जा सके, और नए अपराध करेंगे तो उसके लिए उनको दंड वगैरह की भी बातें की जाती है, या उस तरीके की जो जैसा अपराध रहेगा उस तरीके से उसको दंड भी दिया जाएगा। तो वो रिहेबिलिटेशन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला ही सही रहेगा, तीसरा वाला। अब ये देखो, स्टॉक होल्डर के बारे में बात कर रहा है ना। स्टॉक होल्डर क्या है बताइए? देखो, सर हिंदी बताइए पूरा। स्टॉक होल्डर एनालिसिस इन्वॉल्व, सर हिंदी में बताइए पूरा। ये देखिए, हितधारी विश्लेषण। ओके, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए हितधारक या हितधारी, है ना, ये क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर क्या होते हैं, मालूम है किसी को? भाई ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो संगठन के अंदर और बाहर दोनों तरफ होते हैं। ये योजना में रुचि रखते हैं और किसी पॉइंट पर ये एक प्रकार से चिंतित हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी तरह की योजना में शामिल होंगे और इसके पूरा होने के अंतिम उपयोगकर्ता होंगे, और ऐसी कंडीशन पे हितधारी जो भूमिका निभाते हैं वो प्रत्यक्ष आर्थिक और सामाजिक हित होता है। तो योजना से उनके हितों का प्रभावित करने की जो उम्मीद की जाती है वो हितधारकों के अंतर्गत आती है। तो हितधारक में अगर हम बात करें कि अनुकूल और प्रतिकूल परियोजना, मैंने कहा ना अभी आप लोगों से कि वो अंदर भी होते हैं बाहर भी होते हैं। तो अनुकूल और प्रतिकूल परियोजना के विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करते हैं ये, और ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है आपका, है ना। ये पक्ष जो है अगर हम बात करें यहाँ पे सेवा के उपयोग करता है ये प्लानिंग के लिए फाइनेंस संसाधनों को पेशकश करते हैं, और कार्यक्रम मैनेजमेंट और सेवा, प्रोजेक्ट मैनेजर, परियोजना दल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। तो परियोजना को कौन प्रभावित है और प्रभावित कर सकता है? स्टॉक होल्डर। और स्टॉक होल्डर जो है वो मंडली के रूपरेखा तैयार करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और प्रश्नों के उत्तर देना भी इसी का काम होता है। और किसी भी मामले में परियोजना में जो होता है कौन कौन शामिल किया जाएगा ये भी उसमें शामिल बताया गया है। लक्ष्य इसका एक बेसिकली क्लासिफिकेशन है,
और एक अंतिम लाभार्थी है, परियोजना को लागू करने वाली एक उद्यमी है, और एक निर्णयकर्ता होता है, और एक वित्तीय संस्थान होती है। तो ये बेसिकली उसके वर्गीकरण होते हैं। और स्टॉक होल्डर की जो विशेषताएं होती हैं वो ये बताती है कि समाज में स्टॉक होल्डर या हितधारकों को अलग अलग स्थिति और कार्य होते हैं। तो उनकी विशेषताएं और जानकारियाँ इस तरीके से शामिल की जा सकती है, जैसे सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं पर आयु, लिंग, संरचना, संगठन, निर्णय लेना इत्यादि चीज़ों पर बात करते हैं। तो ये स्टॉक होल्डर की विशेषताएं हैं, उनकी खुद की आयु हो गया, लिंग हो गया, संरचनाएं होंगी, संगठन हो गया, ठीक है, उनकी ये विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला है। कार्य कारण को लेकर गलत हो जाएगा, संकेत और तीर के निशान गलत हो जाएंगे, परियोजना के विभिन्न स्टॉक होल्डरों के संसाधन की क्षमता का मूल्यांकन करना भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर केवल पहला सही रहेगा, है ना। सही रहेगा पहला क्यों सर? जी, पहला क्यों सही रहेगा सर? क्योंकि ये अनुकूल प्रतिकूल की बात कर रहा है ना। मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ बेसिकली दो टाइप के कार्य होते हैं स्टॉक होल्डर में। एक संगठन के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा। तो परियोजना में वो रुचि रखेंगे और उनके बीच जब संबंधों प्रतिभागियों के बीच विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संबंधों का विश्लेषण थोड़ी है। संबंधों का विश्लेषण, यहाँ पे एक मिनट, ये प्रतिभागियों के बीच कह दिया है। बेसिकली प्रतिभागी ना कह के, अगर मैं बहुत संगठन बोलना चाहिए था, संगठन इसको बोलना चाहिए था। संगठन के बीच संबंध का विश्लेषण करेगा, ना कि प्रतिभागी। प्रतिभागी क्या होता है, एक एक व्यक्ति हो जाएगा। सही आप जा रहे थे, ठीक है, गुड। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों से जो कहूँ काट दो पहले वाले पॉइंट को, प्रतिभागी से गलत। देखिए ये संगठन अगर होगा तो सही होगा सर, मैं वही बोल रहा सर मैं। संगठन होगा तो सही होगा। और कार्य कारण कारकों के शक्तियों का एक स्तंभों में प्रदर्शन करना, नहीं, यहाँ कार्य कारण कारकों का जो पंक्तियों में स्तंभ में प्रदर्शन करना। स्तंभ का मतलब यहाँ पे देखिए एक प्रकार से पिलर के रूप में कहो तो काम करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्टॉक होल्डर का एनालिसिस ऐसे नहीं होता है ना। स्टॉक होल्डर का तो उसके लिए भाई अगर आप एनालिसिस करना है तो उसमें सबसे पहले स्टॉक होल्डर की पहचान करनी पड़ेगी। परियोजना को योगदान के बिना परियोजना को साकार किया जाएगा, भले ही परियोजना का मूल्यवान भागीदारी कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है ना, स्टॉक होल्डर के रूप में। तो मैं कहूँगा कि ये आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी। संकेत की बात करें तो साइन और तीर के निशान का उपयोग करके योजना संबंधी जानकारी को परितुल्य करता है। देखो संकेत और तीर के निशान का उपयोग करके योजना, यहाँ पे समझ रहे हो संकेत और तीर क्या हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग। संकेत और तीर मतलब यहाँ बताने की कोशिश ये की जा रही है, स्टॉक होल्डर के साथ काम करने का तरीका बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रक्रियाएं जो सफल क्रियान्वयन कर रही हैं, जहाँ पे बाधा उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। तो जो हितधारी विश्लेषण है, जो हितधारी विश्लेषण है वो आपसे बताता है कि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और आर्थिक हित का होना, है ना। तो और परियोजना से उनके हितों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है कि योजना से जुड़े जो सभी संगठन है, संस्थान है, व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो समूहों को हितधारकों के रूप में पहचाना जाता है, जिनको उन सबको हम एक प्रकार से संकेत और तीर के निशान का उपयोग करके योजना के संबंध में जानकारियों को परितुल्य करेंगे, एक प्रकार से संगठित या समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वो स्टेक होल्डर आपका हो जाए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सर नहीं होगा, फोर्थ तो सही होगा सर। अच्छा जी, संकेतों और तीरों के निशानों का ना मूल्यांकन थोड़ी ना होगा सर, गलत है, ये तो साफ शब्दों में गलत है। क्या किसी बच्चे के पास था ऑप्शन में, क्या सही आ रहा है, मूल्यांकन तो होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन सही, और सही आता है। फोर्थ, वाला भी सही बताया। फोर्थ सही बताया गया है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देखो 98 है। 98 का मतलब है 48, है ना। आपके पास आंसर कौन सा ऑप्शन है, नहीं हमारे पास आंसर की थोड़ी ना है कि हम आंसर की लिख के कराएं।
हाँ, जिसके अगर नीचे पड़ा होता है तो उसमें देख लेते हैं। पेपर कई बार करवा रखा है, इसमें कौन सा सही है बताओ? फर्स्ट क्या हो रहा है? संगठन भी सही है, प्रतिभागी भी सही है, परियोजना भी निशान बोला है संकेत। सर, फर्स्ट वाला दिया है सर। ओके, फर्स्ट वाला दिया गया है। हाँ सर, फर्स्ट वाला दिया है। अच्छा अच्छा, अरिहंत का है तो फर्स्ट बता रही थी। हरियंट की बुक में दिया है क्या ये? हाँ, चलो इसको लगाना मत सही, और इसमें सही मत लगाओ, इसको छोड़ दो अभी, आप सही मत लगाना, ठीक है ना? सही क्वेश्चन मत करना, सर तो ठीक है? जो यूजीसी की देखते हैं। आंसर की जाती है वो उसमें मतलब वो नहीं है क्या? यूजीसी के आंसर की अगर इसके नीचे पीडीएफ मिली है, ये पीडीएफ देखो है इसके नीचे कि नहीं? मैंने शायद एक बार दिखाया था, शायद था नहीं। ऐसा होता है सर, वो जो यूजीसी कई बार अपन लोग सही अपने को लगता है सही है, लेकिन वो यूजीसी का आंसर अलग ही चलता है। तो आई थिंक अपन यूजीसी वाले जो आंसर की निकालते हैं ना, जो डालते हैं वो लोग उसकी वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग करें तो सही है, पहला ही माना है सर। पहला माना है ना। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी मैं देख के कराता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना? अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। प्रतिभागी भी मिल गया, संगठन भी मिल गया, क्या सर? मूल्यांकन तो नहीं होगा, ये बात तो श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूल्यांकन का काम पीआरए वगैरह करते हैं भाई साहब, है ना? ये सब काम नहीं करते हैं, स्टॉक होल्डर थोड़ी करता है ये सब काम। सर जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे तो मैं मूल्यांकन तो करूंगा ना सर कि कौन सा शेयर खरीदना है, बेचना है, कंपनी घाटे में जा रही है, नुकसान में जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो स्टॉक होल्डर से आप बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो कोई भी हद से सोचेगा ना सर कि देखिए यहाँ यहाँ फायदे में है कि नुकसान में है, तो उसको मूल्यांकन तो करेगा ना सर। मेरा भाई मान लो किसी एनजीओ चला रहा हूँ मैं, तो हाँ तो मेरा थोड़ा बहुत नहीं नहीं, ये स्टॉक होल्डर का काम थोड़ी ना है। स्टॉक होल्डर का काम अगर हम बात करें एक प्रकार से क्लाइंट और जो इसके प्रयोजक हैं, जो संगठन है या परियोजना में जो सक्रिय रूप से जो लोग शामिल हैं, ठीक है, तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक रूप जो प्रभावित हुआ है उनको आउटपुट देने के परिप्रेक्ष्य में हितधारक परियोजना उसके आउटपुट को प्रभावित कर सकता है ना? तो आउटपुट को प्रभावित करिए आप। ये दो ही टाइप के तो होते हैं, एक आंतरिक एक बाह्य, जिसको अनुकूलन और प्रतिकूलन की बात तो मैंने किया था, परंतु वहाँ पे स्टॉक होल्डर में संगठन की बात आती है, प्रतिभागियों की बात कर रहा है, तो इसके मतलब ये है कि सबको उसमें जोड़ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्रबंधक को जोड़ लिया, मैनेजर को जोड़ लिया, दल को जोड़ लिया, क्रियान्वयन को जोड़ लिया, भागीदारी को जोड़ लिया, यानी ये सबको जोड़ने की बात कर रहा है कि भाई एक परियोजना के लिए कोई फाइनेंशियल संसाधन की पेशकश करने वाले जो प्रयोजक होंगे, जैसे जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है परियोजना सेवा प्रोजेक्ट का, जो परियोजना दल है, जो परियोजना की तैयारी कर रहा है, जो क्रियान्वयन है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, ठीक है, उन सब की बात कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो यही थिंक वही आपका सही माना जाएगा मेरे हिसाब से। एक बार मुझे बाद में देख लूँगा, या तो अगर आप लोग चाहें तो इसी को ही लगाएं, यूजीसी के ही आप सही माने वहाँ पे, है ना? ऑप्शन नंबर पहले को ही करेक्ट माने ये वाला, क्योंकि इसमें मुझे 90% सत्य है ये, है ना? इसलिए आप इसी को सर सत्य माने। यूजीसी की आंसर शीट अगर किसी के पास है तो वो ग्रुप में डाल दें। देख लीजिए आप एक बार सर्च कर लीजिए, साइट पर मिल जाएगा आपको, है ना? साइट पर यूजीसी की डबल आंसर की है साइट पर। यूजीसी की जब आप जाओगे तो 2019 का पेपर जब निकालोगे ना, तो आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा ये सारे पेपर, है ना? ठीक है, जून 2019 का पेपर आप सॉल्व करोगे तो यूजीसी की साइट पे मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। बात करिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक प्रशासन की विशेषता नहीं है। देखिए, या इसकी इंग्लिश देखिए एक बार, सभी लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा। पारंपरिक की बात कर रहा है तो एक प्रकार से यहाँ पर होगा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशंस की बात कर रहा है ना? ट्रेडिशनल, है ना? यही बात हो रही है, बोलिए। चलता आया है मतलब बोले। हाँ, तो बताइए जरा यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 99 का कौन सा सही होगा। देखिए, ये आपसे पूछा गया है कि कौन सी पारंपरिक प्रशासन की विशेषता नहीं है। अब विशेषता नहीं है, देखिए, सरकारी कार्यों को विधिक उपेक्षाओं को पूरा करना,
तो मैं आपसे बताऊँ ना, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट हो या ट्रेडिशनल एक प्रकार की उसकी विशेषताओं की बात कर रहे हो या एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो, ट्रेडिशनल, तो आप कहेंगे कि भाई सरकारी कार्यों को विधिक अपेक्षा को पूरा करना, मतलब एक प्रकार से एक नियम, एक रेगुलेशन, एक प्रकार से अगर हम बात करें जो आचार संहिता है उसको फॉलो करना। तो ये सही है, ऐसी बात नहीं है, गलत नहीं है। सरकारी कार्यों को ऐसे में ट्रेडिशनल प्रशासन जो है कार्य निभाती है भूमिका। केंद्रीकृत निर्णय लिया जाता भी है इसमें, ये भी सत्य है आपका, है ना। प्रतिभागी पूर्व योजना बनाना, देखिए यहाँ पे जो प्रतिभागी पूर्व योजना है ये आपका, अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश प्रतिभागी का भी देख लीजिए क्या बन रहा है यहाँ पे, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का बन रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। देखिए सरकारी गवर्नमेंट की अगर बात करें ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में, तो ये एक प्रकार से ये भी क्रिया आ जाती है, लीगल रिक्वायरमेंट होता है, और सेंट्रल जो है डिसीजन भी मेकिंग हो जाता है आपका, और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग जो होता है ये लक्षण नहीं है किसका, ट्रेडिशनल हाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरा वाला आपका करेक्ट रहेगा। बताइए पोस्ट कार्ड, समाज में प्रशासन देखो ये प्रशासन का भी सिद्धांत पहला वाला और समाज कल्याण प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। दूसरा है और प्रशासन का सिद्धांत और समाज कल्याण प्रशासन दोनों का सिद्धांत सर। अच्छा, विकेंद्रीकरण तो हटा दीजिए, है ना, क्योंकि ये है नहीं। बताओ पहला सही है या दूसरा या तीसरा? थर्ड आ जाएगा दोनों के। दोनों के। यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्टकार्प का, तो आपका पहला सही है। पोस्टकार्प जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का सिद्धांत है, ठीक है। इग्नू की बुक में आपको मिलेगा, समाज कल्याण प्रशासन की किताब जब आप खोलेंगे तो शुरुआत में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखाया गया है, ठीक है। वहाँ पर बात करता है पोस्टकार्प में लूथर गुलिक, ठीक है। बाद की जो प्रक्रियाएं बनाई गई, हालांकि उसको फिर यूज़ में लाया गया, एक यूज़ का मतलब होता है प्रयोग में, उपयोग में समाज कल्याण प्रशासन है। हालांकि पोस्टकार्प जो है प्रशासन का ही सिद्धांत है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही बात करता है, ना कि समाज कल्याण प्रशासन। तो यहाँ पे प्राथमिकता आप प्रशासन की देना, ना कि समाज कल्याण प्रशासन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। ये कौन सा प्रश्न आ गया भाई? दूसरा पेपर आ गया क्या इधर? 56 से करिए, कैसे जाते हैं? क्यों? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? अच्छा 100, ठीक है। हाँ ओके ओके, अब 101 से लेकर 105 तो ओके। चलो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 50 कंप्लीट हो चुका है जी। सर छोड़ दीजिए सर, पेशेंट को सर आगे बढ़े। आगे बढ़े, जी सर। चलो ठीक है। अच्छा फिर 105 तक छोड़ते हैं, है ना? 106 से। हाँ 106 से करते हैं। लो आ जाओ। देखिए ये आपको पता होना चाहिए, लोकप्रिय सामाजिक एक्शन का कौन सा उपक्रम है। 106 का मतलब आपका यहाँ पे 56 वाला बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो उपक्रम कौन सा होना चाहिए बताइए जरा एक बार। मैंने पढ़ा, प्रत्यक्ष लामबंदी, द्वंद्वात्मक और अंतर्विवेक, है ना, ठीक है। देखो बहुलवादी संघर्ष नहीं था, विधायी आपका लोकप्रिय में, अच्छा लोकप्रिय में थोड़ी आएगा, एक अभिजात था और एक लोकप्रिय था। तो ये लोकप्रिय की बात क्या, अभिजात वाले में ये था, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए ना। और आर्थिक तो प्रतिषेध आपका है ही नहीं, भौतिक वगैरह अंतर्विवेक तो माना जाता है, हालांकि ये भौतिक नहीं माना जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन केवल सही जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, केवल ऑप्शन 1 सही है। लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के ये हैं 3 ऐसे छोटे छोटे उप प्रकार, ठीक है।
इग्नू, हाँ ये इग्नू की बुकों से प्रश्न बनाता है यूजीसी। ये इग्नू की किताब देखोगे फिर मिलेगा आपको, है कि नहीं। सारे प्रश्न उसी पर आते हैं। हालांकि भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि इग्नू से ही सारे प्रश्न देख के बनाता है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट उसका इग्नू की बुक में सारा चीज़ें दी गई हैं। आप अगर पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको समझ आएगी, BSW MSW, है कि नहीं। सर इग्नू की बुक ऑनलाइन मिलती है क्या? ऑनलाइन इग्नू की बुक मिलती है, नीरज वाली मिलती है, लेकिन वो जो नीरज है, गुल्ली बाबा हुई, ऐसी बुकें मिलती है। वो इग्नू की बुक अगर जो पढ़े होंगे, जो ओरिजिनल होती है, जो साइट की होती है, एक बुक के 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, 4 या 6 ऐसे ब्लॉक आते हैं। वो वाली अगर वो ऑनलाइन नहीं मिलेगी आपको, सर वो किसी और से चाहिए तो लीजिए। आप अवेलेबल करा देंगे क्या? गुल्ली बाबा नीरज के तो आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा। नहीं सर, इग्नू की जो आप बता रहे हैं वो वाली। 4 से 6 नहीं, उसका आपका एनरोलमेंट होना ज़रूरी है, वहाँ पे आपका रोल नंबर होना ज़रूरी है ना। बिना रोल नंबर को बुक नहीं देंगे, स्टूडेंट होना ज़रूरी है। प्रोवाइड कराते हैं करके। हाँ, उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं एडमिट कार्ड का, है ना। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नीति विश्लेषण का तत्व नहीं है। नीति विनिर्देशन है, नीति व्यवहार्यता है, नीति के गुण है, नीति की वकालत है। एक बार इंग्लिश देख लो। वकालत नहीं होगा। वकालत। एलिमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी एनालिसिस की बात कर रहा है, यानी एक प्रकार से सामाजिक नीति विश्लेषण के तत्व नहीं है। तो फिर कौन कौन से सामाजिक नीति विश्लेषण के तत्व हैं? डायरेक्शन होता है, बिहेवियर होता है और उसके क्वालिटीज भी होती है, रेटिफिकेशन भी। ये अगर हम बात करें सामाजिक नीति के, जो जैसे सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है ना, और असंतुलन को रोकती है, और असंतुलन करने वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का भी प्रयास करती है। आपको तो मालूम होगा शिक्षा, ये जो है सामाजिक नीति के बारे में। तो कुछ एलिमेंट हैं ऑफ सोशल नीति के अंतर्गत, आप ध्यान रखिएगा जो तत्व बनाए गए हैं। एक तत्व है मानवीय सुरक्षा को लेकर, मानव जीवन और गरिमा की सुरक्षा की बात करना है। एक सामाजिक एकीकरण और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता लाने की बात करता है, और उससे न्याय पूर्ण संबंध स्थापित करने की बात करता है। एक अगर बात करूँ आप लोगों से, तो प्रभावी और पारदर्शी संस्थान की बात करता है। सुरक्षित और सातत्यपूर्ण आजीविका अवसर की भी बात करता है, और शिक्षा और कौशल की बात करता है। स्वास्थ्य एवं कल्याण की बात होती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से सामाजिक नीति के तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो नीति जो विनिर्देशन है ये भी आपका पार्ट बनेगा, जहाँ आपको अगर मैं कहूँ सुरक्षित और सातत्यपूर्ण आजीविका के अवसर की बात कर रहे हैं। नीति व्यवहार्यता की बात करते हैं तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक एकीकरण और न्यायपूर्ण संबंधों को बात करते हैं। मानव जीवन और गरिमा की बात करते हैं। नीति गुण भी हो जाएगा, व्यवहार्यता भी हो जाएगा। तो तत्व नहीं है तो तत्व आपका 4 नहीं है, बाकी सारा है, बाकी सारा। शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के डैश मूलभूत अधिकार बनाया गया है। ओके, यहाँ पे जो है शिक्षा का अधिकार की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 का ए, है ना। बाकी आप आर्टिकल्स के बारे में जानते ही हैं, है कि नहीं, कई बार पढ़ा चुका हूँ। बताइए निम्नलिखित में से गैसों में से किन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? थर्ड ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कहा जाता है भाई ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। याद रखिएगा आप सभी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी सवाल है। कभी कभी पर्यावरण से ये प्रश्न बनाया गया होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हमारे आ गया कौन सा भी 110 यानी 60। बताइए जरा, आधुनिक भारत के पंचायतों की विशिष्टता है। जीवन की जनता की हिस्सेदारी, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय शक्ति को प्रदान करना। बिल्कुल, ऑप्शन में देखिए कहीं पर है ABCD। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 111। सामाजिक असमानता के आधार के रूप में लिंग पुरुषों और महिलाओं के दायरे में संरचनाबद्ध है। सही है गलत है? गलत लग रहा है। कैसे अगर गलत है तो? नहीं सर सही है। सही तो अगर सही है तो कैसे सही लग रहा है? ये सामाजिक असमानता की बात कर रहा है ना। सामाजिक असमानता के आधार के रूप में लेकिन सर ये जो लिंग पुरुष है और महिलाओं के दायरे में संरचनाबद्ध है। ये सर, जैसे वर्क डिवाइड कर रखा है। है। ठीक है, जैसे हम पितृसत्तात्मक और अदर वो देखते हैं तो उसमें मेल का फीमेल का वर्क डिवाइड होता है। घर पे कौन रहेगा? महिला। बाहर कौन तो जाएगा? पुरुष। तो ये संरचनाबद्ध जो है असमानता समाज में चलती है। ऐसे कई उदाहरण है सर। बिल्कुल। जैसे लड़की उससे गुड्डे से खेलेगी, है ना, लड़की, और लड़का जो है एरोप्लेन से खेलेगा। इवनली सरकार स्कूल के अंदर सलवार कमीज पहन के जाएंगी। हाँ। लड़के जो हैं कोई भारी काम होगा वो स्कूल के अंदर लड़कों से कराया जाएगा। अगर स्कूल सजाने का काम होगा वो लड़की से कराया जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपका पहला स्टेटमेंट ये सत्य है। एक प्रकार को इसको लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। इसी को लैंगिक पूर्वाग्रह। सभी महिलाएं अपनी परिवारों और समुदायों में एक समान रूप से असमान होती हैं। सभी महिलाएं अपने परिवार और समुदाय में एक समान रूप से असमान नहीं है, असामान नहीं है। गलत तो महिलाएं शब्द गलत है सर की बात में जब हाँ सर, लेकिन जब परिवार और समुदाय ले लिया ना सर उस हिसाब से। नहीं देखो, सभी महिलाएं, बात को समझिए। ये स्टेटमेंट सही है। हाँ, बात को समझिए आप सभी लोग। सभी महिलाएं, तक हाँ, अब यहाँ से सुनना है, आप सुनिए, रुक जाइए, आप रुक जाया करें लाइन में। अगर आप फ्लुएंट में बोलेंगे समझ नहीं आएगा फिर। सभी महिलाएं अपने परिवारों और समुदायों में, यानी परिवार की बात हो रही है, समुदाय में भी बात हो रही है, एक समान रूप से असमान नहीं है। कैसे हो सकता है? सत्य है, इसमें असत्य कैसे हो सकता है सर? हर घर में थोड़ी ना आसमान पानी, सब जगह ऐसा नहीं है। सर मैं इसको हाँ, सर एक्चुअली ये स्टेटमेंट सही, बिल्कुल सही है। सभी महिलाओं का परिप्रेक्ष्य में होता तो गलत होता, लेकिन बाद में उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है परिवार और समुदाय के, उसके हिसाब से ठीक है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका सही है। मैं कहता हूँ इसीलिए कि आप लोग रुक के पढ़ा करें। जैसे कहीं जो कि रुक रुक के पढ़ेंगे तब स्पष्ट आता, नहीं तो आपको स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। अब व्याख्या नहीं हो रही ना पता, अब यही बताना है आप लोगों को। बताओ व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि एक तरफ उसने जो है पुरुष और महिलाओं के बारे में एक सामाजिक असमानता की बात किया है, दूसरी तरफ यहाँ पे केवल महिला के परिप्रेक्ष्य में बात किया, ना कि पुरुष के परिप्रेक्ष्य में बात किया, है ना। और वो स्टेटमेंट परिवार और समुदाय को रिलेट कराया। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे तर्क सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही माना जाएगा। तर्क तो सत्य है परंतु व्याख्या नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम पद का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? सुदरलैंड या सदरलैंड, बात एक ही है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर मैच करने वाले से लेकर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई? 113, मतलब 63, है ना? आमने सामने बिल्कुल ठीक है सर। नहीं, तो आमने सामने अच्छा अच्छा, आप अनुच्छेद 14-15 16 आमने सामने तो कोशिश केवल एक ही है। 17 का ये 17 का और 51 टी का पूरा जाएगा। इसमें मूल कर्तव्य है ठीक है, बात है। 16 का ये। सही मिला है। जी सर। तो ये तो कर लेंगे, इजी है इनको छोड़। फिर ठीक है, छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ो। किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था के निर्देश जारी करने की क्षमता को क्या कहा जा सकता है? अथॉरिटी। अधिकार सर। अथॉरिटी गलत है।
किसी व्यक्ति, समूह और संस्था को निर्देश जारी करने की क्षमता को प्राधिकार कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। ये आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था की निर्देश जारी करने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को क्या कहा जाता है? अथॉरिटी बोला जाता है, प्राधिकार बोला जाता है। शक्ति नहीं बोल सकते उसे, पावर है वो। हाँ सर। प्रभाव भी नहीं कह सकते, राइट नहीं कह सकते, आपकी अधिकार है उसका, अथॉरिटी बोलोगे आप। यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को विश्व के डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। छठे, सातवें, आठवें, नौवें, भाई बताओ जरा। नौवें सर। आठवें सर। आठवां है सर। हाँ, क्या है ये बताओ जरा। यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को विश्व के 8वें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्र। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का फील्ड है ये। अच्छा, सर एक्चुअली क्या था, बायोडाइवर्सिटी हार्म होने लगी थी सर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इश्यूज थे। तो इन्होंने इसको संरक्षण कन्वर्जन करने के लिए इन्होंने ऐसे कुछ बनाए हुए थे अपने, जैसे रामसर है वैसे ही। हाँ। तो जैसे इंडिया के अंदर भी कई जगह ऐसी हैं जो चीन की यूनेस्को के लिए। ओके, चलिए देखिए, ये जो आपको पश्चिमी घाट के बारे में दिया गया है, ये सवाल आप सबके सामने, और ये परिपेक्ष बनाया गया है यूनेस्को को लेकर कि पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट नहीं, पश्चिमी नहीं है, वेस्टर्न घाट है ना, ये अलग अलग है ना, वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट। अच्छा, सॉरी, बात हो। हाँ, तो पश्चिमी घाट तो वो आप अब इंडिया के बारे में थोड़ा सा ऐसे मैप बनाइए। तो इधर का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो इधर क्षेत्र है, यही सारे क्षेत्र में फैला होगा पश्चिमी घाट वाला परिपेक्ष, है ना। तो यूनेस्को जो है यहाँ पे लगभग जो है विश्व धरोहर समिति ने 1 जुलाई को इन्हें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। तो यहाँ के कुल 39 ऐसे क्षेत्र हैं, 39 ऐसे क्षेत्र हैं, 39, जिसमें 20 स्थल है। कर्नाटक में, अगर केरल में और कर्नाटक में बात करें 10 स्थल है, तमिलनाडु में 5 स्थल है, महाराष्ट्र में 4 स्थल है ना। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। पश्चिमी घाट में कुल लगभग जो क्षेत्र है 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो प्रश्न में अप्लाइड जब आएगा तो कूट बना के आएगा, कूट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पश्चिमी घाट को गिनती जो है विश्व की जैव विविधता के उन 4 प्रमुख केंद्रों में होती है जिन्हें हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। जानते हो हॉट स्पॉट? जो भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जो जैव विविधता वाला जो हॉट स्पॉट वाला, उस जैविक भौगोलिक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं भाई? हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र, है ना भाई, यही ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर आपने अगर 8वां दिया है तो यही करेक्ट है आपका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में घर और घर के बाहर बाल बालिकाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? सर 20 होगा क्या? 20 लग रहा है सर, क्योंकि 17 19 क्या है? 19। देखिए, यहाँ प्रश्न है राष्ट्रीय। अब मैं बता दूँ आप लोगों को, ये बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि जून 2019 में प्रश्न पूछा गया था। ये संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन के संबंध में अनुच्छेद, वह अनुच्छेद 19 है। हालांकि यहाँ पे 3rd वाला आपका सही है ना। ये एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कभी कभी अनुच्छेदों के बारे में। सर ये लिखवा दीजिए ना, 19 में कौन सा पॉइंट, ये क्या डिस्क्राइब किया होगा? घर और घर के बाहर बाल बालिकाओं के संरक्षण की बात किया गया है। संरक्षण समझती हो?
उसके बारे में बात कीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? सर 19 में तो 26 नवंबर सर। देखो 20 नवंबर को मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल अधिकार। ठीक है। तो 19 तो वो उपबंदियों की बात करता ना सर, 19 तो जी उपबंदियों की बात करता ना सर, अनुच्छेद 19 तो सर। ये संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों की बात कर रहे हैं। बंदी मतलब जो हाँ सर समझ गई। जो जो मतलब वो क्या नाम उसको बोलते हैं, बंदी मतलब जो जेल वगैरह की बात कर रहे हैं ना, कैदी। कैदी। हाँ नहीं, ये कैदी वगैरह की बात नहीं करता सर। अच्छा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के संबंध में पढ़ रहे हैं आप, अनुच्छेद वगैरह नहीं देखें। वो 20 वाला है जो सर, जो भारत के बारे में है कि अनुच्छेद भारत के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र वाले बात कर रहे संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र, हैं? ये अनुच्छेद वही है सर, 1917। संयुक्त राष्ट्र वाला। ये संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के संबंधी जो कन्वेंशन है, जो घोषणा है, उसमें पढ़ोगे तो आपको कुल मिलेंगे आई थिंक 24 आपको 32 अनुच्छेद मिलेंगे। सॉरी 32 अनुच्छेद मिलेंगे, 32 अनुच्छेद नहीं मिलेंगे। सर, इसमें 32 नहीं है सर, इसके अंदर एक्चुअली 51 है सारे, लेकिन पहले से लेके जो वो नहीं, पहले से लेके 41 जो है वो तो आर्टिकल 1 में आते हैं सर, 2 भागों में विभाजित है कन्वेंशन। अच्छा। और जो आर्टिकल 42 है सर, सेकंड पार्ट में वो केवल सिंगल है, जिसमें प्रोविजन बता रखा है, जिसमें अप्रोप्रिएट और एक्टिव एडल्ट और चिल्ड्रन के बारे में। और जो आर्टिकल 19 है सर, इसके अंदर गार्जियन और जो पेरेंट्स हैं, तो ये आर्टिकल 19 बिल्कुल ठीक है सर, ये कन्वेंशन बताता है घर के अंदर भी जो गार्जियन है उनको किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करना है, और बाहर जो टीचर और अदर जो उनके टेक केयर है उनको किस प्रकार से रखना है। बिल्कुल। तो आंसर का ऑप्शन नंबर 3 इज एक्चुअली कंप्लीटली राइट सर। ओके ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज सर बाकी के बता दीजिए ना सर, ये वाले कौन सा? ये सर इससे ही रिलेटेड जो भी है और अनुच्छेद। अनुच्छेद अभी मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं, मुझे पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, एक बार देखना पड़ेगा, फिर मैं बता दूंगा। कल वाली क्लास में जो है आते ही बता दूंगा आप लोगों को, है ना, शुरुआत की। सर ये पक्का करवा दीजिएगा। हाँ बस याद रखना आप लोग, ठीक है ना। मैं तो इसमें अभी पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग करवा दूँगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको मैंने पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। अनुच्छेद इतना मैंने सारे नहीं पढ़े हैं ये सब में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो सर एक इम्पोर्टेंट और है सर, इस अनुच्छेद आर्टिकल है